Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 16th June 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about nuclear power plants in India, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. So nuclear technology के बारे में पहले समझते हैं. Nuclear technology is basically based on two kinds of reaction. One is fission reaction that is mostly used, लेकिन दूसरा भी possible है जिसको हम लोग fusion reaction कहते हैं. इसको लेकर के मैंने fusion reaction को लेकर के एक आर्टिकल मैंने आपको कराया था, artificial sun being developed by China. तो वो फ्यूजन रिएक्शन पे बेस्ड है. फ्यूजन में क्या होता है कि टू स्मॉल न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन न्यूक्लियस, दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर न्यूक्लियस, that is of nucleus of helium, and in that process it releases a lot of energy. जबकि फिजन रिएक्शन में होता है a larger nucleus disintegrates or fragments into two relatively smaller nucleus, and in that process it releases a lot of energy. Normally होता क्या है फिजन रिएक्शन में कि न्यूट्रॉन हिट्स अ लार्जर न्यूक्लियस. फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस न्यूट्रॉन और एनर्जाइज्ड न्यूट्रॉन विल हिट this larger nucleus of uranium-235, and it will break this nucleus of uranium-235 into two smaller nucleus of krypton and barium, and in that process a lot of energy will be released. एग्जैक्टली एक न्यूक्लियर प्लांट किस तरह से काम करता है वो भी ज़रा देखिए. जैसा कि मैंने आपको बताया, एक एनर्जेटिक न्यूट्रॉन पार्टिकल इट विल हिट यूरेनियम एटम एंड दैट विल फ्रैगमेंट यूरेनियम एटम इनटू टू बैरियम एंड क्रिप्टन. और उस प्रोसेस में कैसा होता है कि तीन और न्यूट्रॉन एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, एंड दैट लीड्स टू दीज थ्री न्यूट्रॉन्स विल गो एंड हिट अदर uranium atom, uranium-235, and that will start a chain reaction, and because of this chain reaction a lot of energy is produced. इस एनर्जी से होता क्या है, इस एनर्जी की मदद से जो इस सिस्टम के अंदर वाटर होता है उसको वेपराइज किया जाता है, उस वेपर को हीट दिया जाता है. सो यू सी फर्स्ट स्टेप, न्यूक्लियर फिजन क्रिएट्स हीट इनसाइड द रिएक्टर. दिस हीट ट्रांसफर टू द स्टीम जनरेटर, एंड व्हेन द स्टीम इज़ फॉर्म्ड, तो यहाँ पे हीट को क्या किया जाएगा, स्टीम जनरेटर में स्टीम के अंदर उसको एनर्जी दी जाएगी, मतलब वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाएगा, एंड देन दैट स्टीम विल हेल्प इन टर्निंग द टर्बाइन, and when turbine is rotated with the help of that steam it releases or it helps in formation of electricity that you all must be knowing. जब टर्बाइन रोटेट होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार चेंज होते हैं, that leads to एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी क्रिएशन. उसके बाद जो रिफ्यूज स्टीम है उस रिफ्यूज स्टीम को कूलिंग टावर में भेजा जाता है जहाँ पर उसको कूल किया जाता है विद हेल्प ऑफ कूलेंट्स, और वापस से उसी वाटर को रिसाइकल करके भेज दिया जाता है. तो यहाँ से वाटर आएगा, रिसाइकल्ड वाटर, उसको यहाँ पे जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी बिकॉज ऑफ दिस फ्यूजन रिएक्शन, तो दैट एनर्जी की मदद से वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम. द सेम स्टीम विल हेल्प इन टर्निंग दिस टर्बाइन, एंड व्हेन द टर्बाइन इज रोटेटेड इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट काम करता है. इंडिया के अंदर बात की जाए तो राइट नाउ वी हैव 7 active sites where nuclear power plants are working. For example, active site में है नरोरा in उत्तर प्रदेश, रवात बाटा, काकरापारा, then we have तारापुर, काइगा, and then we have कुदानकुलम and कलपक्कम. These are the active sites. लेकिन 7 active sites हैं, लेकिन 7 active sites में भी so sorry 7 एक्टिव साइट्स में कहीं कहीं पे 4 रिएक्टर हैं, कहीं 2 रिएक्टर हैं. फॉर एग्जांपल काइगा में वी हैव 4 रिएक्टर्स, काइगा कर्नाटका में वी हैव 4 रिएक्टर्स, काकरापारा राजस्थान में वी हैव 2 रिएक्टर्स. तो ऐसे करके टोटल वी हैव 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स दैट आर एक्टिव एट 7 न्यूक्लियर साइट्स, एंड टोटल कैपेसिटी इज 6780 मेगावाट. 23rd रिएक्टर इज डेवलप्ड. काकरापारा गुजरात में 23rd रिएक्टर को डेवलप कर दिया गया है, उसका टेस्टिंग चल रहा है और बहुत जल्द उसको इंड्यूस कर लिया जाएगा. तो टोटल वी विल हैव देन 23 एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स. अब इंडिया के बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की. तो इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है उसको डॉक्टर होमी
जहांगीर भाभा साहब ने फॉर्मुलेट किया था 1950s में। इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है, इट इज़ नोन एज 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, और इसको बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से होमी जहांगीर बाबा साहब ने डेवलप किया था, कंसीडरिंग द लिमिटेशन दैट इंडिया हैज़। तो यूरेनियम न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के लिए हमें चाहिए यूरेनियम, जो हमारे देश में नेचुरली ज़्यादा मिलता है नहीं, तो लेकिन हमारे देश में थोरियम बहुत ज़्यादा मिलता है। थोरियम इज़ फाउंड एट इन द फॉर्म ऑफ मोनोजाइट सैंड्स इन द बीचेज ऑफ केरला एंड कर्नाटका। तो थोरियम मिलता है बहुत ज़्यादा, लेकिन यूरेनियम जो चाहिए वो नहीं मिलता है। तो एक इस तरीके का उन्होंने प्लान डेवलप किया, जिसमें स्टार्टिंग में तो हमें यूरेनियम बाहर से इंपोर्ट करना होगा। सो दिस यूरेनियम विच इज़ नीडेड इन द फर्स्ट स्टेज रिएक्टर विच इज़ नोन एज प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, उसमें हमें यूरेनियम इंपोर्ट करना होगा। इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। लेकिन दिस यूरेनियम व्हेन सब्जेक्टेड टू द फर्स्ट स्टेज रिएक्टर्स, उसका बाई प्रोडक्ट आएगा प्लूटोनियम। फिर जब बहुत सारा प्लूटोनियम हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा, तो उस प्लूटोनियम के मदद से हम लोग फिर डेवलप करेंगे सेकेंड स्टेज रिएक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। फास्ट ब्रीडर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जितना आप प्लूटोनियम डालेंगे, उससे ज़्यादा प्लूटोनियम बाई प्रोडक्ट के फॉर्मेट में हमें मिलता रहेगा, इसलिए इसको कहते हैं फास्ट ब्रीडर। तो प्लूटोनियम होगा, यूरेनियम ऑक्साइड्स डाले जाएंगे, इसका बाई प्रोडक्ट होगा यूरेनियम 233, एंड देन यूरेनियम 233 को साथ हम इस्तेमाल करेंगे थोरियम का, जो हमारे देश में एबंडेंट अमाउंट में मिलता है, एंड देन थोरियम अलॉन्ग विथ यूरेनियम विल लीड टू अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो अभी हम लोग फर्स्ट स्टेज में ही हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल डेवलप सेकेंड स्टेज, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बाई 2050 वी विल मूव टू द थर्ड स्टेज। और जब इंडिया थर्ड स्टेज में पहुंच जाएगा, जब हमारे थोरियम रिजर्व का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, देन वी विल बी प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन सेल्फ सस्टेनेबल मैनर। तो एक बार ज़रा फिर से समझिए कि ये 3 स्टेज रिएक्टर्स होते क्या हैं। और 3 स्टेज रिएक्टर्स को समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि डिफरेंस बिटवीन फिसाइल मटेरियल्स एंड फर्टाइल मटेरियल्स। देखो, फिसाइल मटेरियल वो होता है जो सीधा सीधा रिएक्शन कर जाए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। आप उस पर न्यूट्रॉन हिट करेंगे, वो ब्रेक कर जाएगा और रिएक्शन कर जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखो, जैसे यूरेनियम 235 इज़ अ फिसाइल मटेरियल, आके न्यूट्रॉन हिट करेगा, यूरेनियम 235 ब्रेक कर जाएगा बैरियम क्रिप्टन में और रिएक्शन कर जाएगा, फ्यूजन रिएक्शन, और एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। तो फिसाइल मटेरियल में आता है यूरेनियम 235। उसके अलावा प्लूटोनियम 239 इज ऑल्सो फिसाइल मटीरियल, यूरेनियम 233 इज ऑल्सो फिसाइल मटीरियल। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो डायरेक्टली तो फिसाइल नहीं होते हैं, लेकिन उनको अगर उनमें कुछ चेंजेस किए जाए, उनमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन या उनमें ऐड किया जाए, तो दे मे बिकम, या उसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन ऐड किया जाए तो दे मे बिकम फिसाइल। तो दोज हु आर नॉट फिसाइल रेडिली, but if some changes are brought in their atomic number, they can become fissile. Such materials, such nuclear materials are known as fertile. मतलब they do not have capability of fissile in the first go, but they may change and they may be made fissile later on. तो यूरेनियम 238 ऐसा ही है, इसमें थोड़े से चेंजेस ला करके इसको प्लूटोनियम 239 बना दिया तो इट बिकम्स फिसाइल। थोरियम 232 जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा मिलता है, ये डायरेक्टली फिसाइल नहीं है, यही मुख्य प्रॉब्लम है हमारा, ये फिसाइल है ही नहीं, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा यूरेनियम 233 में टू मेक इट फिसाइल। ठीक है, अब देखिए जो नेचुरल यूरेनियम मिलता है, नेचुरल यूरेनियम, उसमें अगर कोई भी यूरेनियम आप लेंगे तो उसमें 0.7% ही यूरेनियम 235 होता है जो फिसाइल है। 99.3% यूरेनियम जो होता है यूरेनियम 238 आइसोटोप में होता है, विच इज़ फर्टाइल, मतलब इसका इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्लूटोनियम एंड देन इट कैन बी यूज्ड फॉर रिएक्शंस। तो जो पहला स्टेज है, जो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा साहब ने कहा, जो 3 स्टेज प्लान डेवलप किया था, उसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट स्टेज में वी शुड डेवलप दिस काइंड ऑफ रिएक्टर, जिसको हम लोग कहेंगे प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। उसमें नेचुरल यूरेनियम डाला जाएगा, नेचुरल यूरेनियम जो इंपोर्ट करके इंडिया मंगाएगा मेनली, क्योंकि हमारे देश में तो कम ही मिलता है। तो उसमें 0.7% यूरेनियम 235 है, 99.3% यूरेनियम 238 है। अब प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर में जब ये डालोगे तो यूरेनियम 235 रिएक्शन करना शुरू करेगा, लेकिन उस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी तो बनेगी ही बनेगी, उस प्रोसेस में उस रिएक्शन के दौरान यूरेनियम 238
प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये प्लूटोनियम 239 की मदद से जब बहुत ज़्यादा प्लूटोनियम 239 हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट सेकेंड स्टेज रिएक्टर्स, जिसको हम लोग कहेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इनको फास्ट ब्रीडर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक तरफ से प्लूटोनियम रखिए, दूसरे तरफ से थोरियम डालिए। जो थोरियम हमारे देश में काफ़ी अमाउंट में मिलता है, थोरियम जो रेडली अवेलेबल है। तो प्लूटोनियम तो फिसाइल है, प्लूटोनियम विल गो ऑन रिएक्शन, कीप ऑन गोइंग फॉर रिएक्शन। एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत आप ये नेचुरल यूरेनियम जो बचा हुआ होगा, रिफ्यूज नेचुरल यूरेनियम, वो भी डालिए। तो उस चक्कर में होगा क्या कि जब प्लूटोनियम रिएक्शन कराएगा, ये नेचुरल यूरेनियम के अंदर का यूरेनियम 238 को वो और ज़्यादा प्लूटोनियम में कन्वर्ट करता जाएगा। एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ नोन एज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। जितना प्लूटोनियम डालेंगे उससे ज़्यादा प्लूटोनियम इसमें बाई प्रोडक्ट में बनता जाएगा और आपस में सर्कुलेट होता जाएगा। और साथ ही साथ ये जो थोरियम आपने डाला है, ये थोरियम भी इस रिएक्शन के दौरान बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर के यूरेनियम 233 में कन्वर्ट होता जाएगा, विच इज़ अ काइंड ऑफ फिसाइल मटेरियल। और जब आपके पास बहुत ज़्यादा यूरेनियम 233 इकट्ठा हो जाए, देन मूव टू द थर्ड स्टेज एंड एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर स्टेज में, जिसमें यूरेनियम 233 फ्यूल की तरह डालिए, थोरियम को भी साथ में डालिए और यूरेनियम 233 रिएक्शन करा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और उस रिएक्शन के दौरान ये जो थोरियम है वो 233 में कन्वर्ट होता जाएगा। सो इन दैट प्रोसेस मोर एंड मोर थोरियम विल गेट कन्वर्टेड इनटू यूरेनियम 233 एंड दिस इज हाउ दिस थर्ड स्टेज रिएक्टर में पहुंचने के बाद हमारा जितना थोरियम है, पूरे दुनिया भर का माना जाता है 25% थोरियम हमारे पास है, वो सबको हम इस्तेमाल करने लगेंगे और इंडिया विल बिकम कम्प्लीटली सेल्फ सस्टेनेबल एज फार एज न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन इज कंसर्न्ड व्हेन वी मूव टू द थर्ड स्टेज। लेकिन माना जा रहा है कि थर्ड स्टेज हम लोग 2050 से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। अगर करंट स्टेटस देखा जाए तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे देश में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स फंक्शनल हैं। ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द स्टेज 1 रिएक्टर। स्टेज 1 रिएक्टर मतलब प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। स्टेज 2 रिएक्टर्स यानी कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अभी स्टार्ट होना भी बाकी है। स्टेज 2 यानी कि फास्ट ब्रीडर के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है इन कलपक्कम तमिलनाडु। यहाँ पे जो एक प्रोजेक्ट है कलपक्कम तमिलनाडु में, एक्चुअली ये स्टेज 2 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला डेवलपमेंट हो रहा है विथ हेल्प ऑफ रसिया। लेकिन अभी उसको पूरी तरह से फंक्शनल होना बाकी है, ऐसा माना जा रहा है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जवाब देते हुए कहा कि ये जो कलपक्कम वाला स्टेज 2 या फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इट विल बिकम फंक्शनल बाय द एंड ऑफ 2022। अभी जैसे स्टेज 1 मैंने आपको बताया, स्टेज 1 इज़ टेक्निकली नोन एज, या फर्स्ट फेज वाला जो रिएक्टर है, इट इज़ नोन एज प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। इट इज़ नोन एज प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर इसलिए क्योंकि इसमें कूलेंट और मॉडरेटर दोनों ही जगहों पे हेवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। कूलेंट का मतलब ज़रा समझिए। कूलेंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जब स्टीम बन जाएगा तो स्टीम को ठंडा भी करना पड़ता है। यहाँ पे देखो स्टीम को ठंडा भी करना पड़ता है, तो ठंडा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हेवी वाटर का, ठीक है। और उसके अलावा ये जो रिएक्टर होता है, रिएक्टर के अंदर मॉडरेटर्स लगे होते हैं जो रिएक्शन को कंट्रोल्ड तरीके से चलाते हैं। उन मॉडरेटर्स में भी हम लोग हेवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मॉडरेटर के तौर पे भी हेवी वाटर इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ कूलेंट के तौर पे भी हेवी वाटर का इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए दिस टाइप ऑफ सेटअप और दिस टाइप ऑफ रिएक्टर इज नोन एज प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर विच इज़ यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेज। अभी हमारे देश में 22 के 22 रिएक्टर इस टाइप के हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आ रहा है इन कलपक्कम तमिलनाडु, और थर्ड स्टेज तो अभी काफ़ी दूर है। करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों हम ये आर्टिकल कर रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद से इंडिया और रसिया के बीच जो भी न्यूक्लियर पार्टनरशिप प्रोग्राम्स थे वो थोड़े से डिले हो रहे हैं। रसिया कई सारे साइट्स पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स इस्टेब्लिश कर रहा है, स्पेशली कुदानकुलम इन तमिलनाडु। अब वो थोड़ा सा प्रोजेक्ट डिले हो रहा है और इसी कारण से हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उसने फ्रांस की एक कंपनी EDF, जो फ्रांस सरकार की कंपनी है, उस कंपनी के कुछ रिपोर्ट्स मांगे हैं कि क्या उस कंपनी की मदद से जो जैतापुर वाला एरिया है महाराष्ट्र में, वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, उसकी फिजिबिलिटी को वो स्टडी कर रही है।
2008 में ही ईडीएफ के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने फॉर द पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग 6 रिएक्टर्स इन जैतापुर महाराष्ट्र, बट फॉर मैनी रीजंस दिस प्रोजेक्ट वाज डिलेड। ये जो कंपनी है ये बैंकरप्ट हो गई थी, देन इट वाज रीनेम्ड इनटू ईडीएफ एंड मेनी प्रॉब्लम्स हैपेंड। बट अभी फिर हाल फिलहाल में चूंकि रसिया से इंडिया बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा है फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, बट रसिया इज़ नॉट एबल टू फुलफिल आवर requirements because of its engagement with the Ukraine war and because of international pressures also. India is looking again towards France and especially its company EDF in order to start the setting up of 6 reactors in Jaitapur region. अगर जैतापुर वाला डील जो अभी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेट करना चाहती है ईडीएफ कंपनी के साथ फ्रांस की, अगर वो हो जाती है तो इट विल बी अ लार्ज प्रोजेक्ट। इट विल हेल्प इन ऑगमेंटिंग न्यूक्लियर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री अप टू 9,900 मेगावाट। अभी कितना है? वी हैव 6,780 मेगावाट, दैट विल फर्दर इंक्रीज्ड बाय 9,900 मेगावाट। फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की अगर बात की जाए तो भारत सरकार और अभी 12 ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स इस्टेब्लिश कराना चाहती है अलग अलग साइट्स पे। अगर सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं और फंक्शनल हो जाते हैं तो मौजूदा जो हमारा कैपेसिटी है 6,700 मेगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी वो बढ़ करके 22,480 मेगावाट तक हो सकता है बाय 2031। इस टॉपिक पे बिल्कुल इस जो आइडियाज़ मैंने आज डिस्कस किए हैं इस पे यूपीएससी ने 2017 में मेंस में सवाल पूछा था। गिव एन अकाउंट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम इन इंडिया। तो ये पूरा आंसर मैंने आपको बना करके दे दिया है, कैसे होमी जहांगीर बाबा साहब ने पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बनाया, बाद में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाई गई जिसका उनको फर्स्ट सेक्रेटरी बनाया गया। उन्होंने सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया, बाद में ऑपरेशन शक्ति के बाद वी इंटर्ड इनटू मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑल्सो। अभी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो उन्होंने होमी जहांगीर बाबा साहब ने डेवलप किया था दैट वाज 3 स्टेज प्रोग्राम और कंसीडरिंग द लो यूरेनियम प्रोफाइल ऑफ आवर कंट्री। फिर वो 3 स्टेज प्रोग्राम के लिए डायग्राम भी बना देना, कैसे प्रेशराइज हेवी वाटर, फिर फास्ट ब्रीडर एंड देन एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर बेस्ड ऑन थोरियम एंड देन राइट द बेनिफिट्स ऑफ फास्ट ब्रीडर। फास्ट ब्रीडर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसमें जितना वो फ्यूल लेता है उससे ज़्यादा फ्यूल वो प्रोड्यूस करता है, जनरेट्स मोर फिसाइल मटेरियल देन इट कंज्यूम्स, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। देयर आर अदर बेनिफिट्स एज वेल, प्लीज रीड इट एंड देन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। The next article is about IPC 295A. This topic is important for our syllabus GS paper 2 governance point of view. क्या है IPC section 295A? तो this section talks about hate speech. अगर कोई भी एक इंसान दूसरे धर्म जाति इनके खिलाफ कोई हेट स्पीच देता है, कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ IPC सेक्शन 295A का इस्तेमाल किया जा सकता है। Whoever with deliberate and malicious intention of outraging religious feelings of any class by either words or spoken or written try to insult any other religion shall be punished with imprisonment up to 3 years or fine or both under section 295A of IPC. तो ये जो सेक्शन है IPC का, it has been mainly brought in order to ensure harmony in our society which is multi-religious society. So it is basically directed towards limiting hate speech activities in the country. 1957 में इस IPC सेक्शन 295A को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में ऑन अ ग्राउंड दैट इट इज़ violation of our fundamental right guaranteed under Article 19(1)(a) freedom of speech and expression. The case was Ramji Lal Modi case, but Supreme Court justified the constitutional validity of this section IPC 295A, saying that our freedom of speech and expression are not absolute and they are subject to reasonable restriction, and this is a reasonable restriction. किसी भी रिलीजन के खिलाफ इस तरह की बातें हेट स्पीच करना, कम्युनल डिसहार्मनी प्रोवाइड कराना, दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन फिर भी लेट अस सी व्हाट आर द कंसर्न्स रिगार्डिंग IPC सेक्शन 295A. इट इज़ कंसिडर्ड एज हैविंग चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ये लिमिट करता है कहीं ना कहीं। वेन एवर यू स्पीक समथिंग एंड वेन यू इंगेज इन टू एनी रिलीजियस इंटरैक्शन यू आर ऑलवेज वेरी कॉन्शियस कि ऐसी मैं कोई बात ना बोल दूँ जिससे कोई दूसरा इंसान ये क्लेम कर पाए कि सर आपने तो मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया है, एंड दैट इज़ वाई नाउ
you should be subjected to section 295A of IPC, hate speech. उसके अलावा it limits honest attempt to फाइट अगेंस्ट सुपरस्टिशन एंड प्रेजुडाइसेस. मतलब आप किसी धर्म के में कुछ ऐसी चीज़ देखें जो आपको लगे कि ये तो सुपरस्टिशन, इट इज़ नॉट रिलीजन, येट इफ़ यू ट्राई टू स्पीक अगेंस्ट इट यू मे बी चार्ज अंडर IPC 295A. इट हैम्पर्स आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी एक्सप्रेशन. बहुत बार आर्टिस्ट लोग जो है अपने क्रिएटिविटी में कुछ ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं जो कोई धर्म का इंसान उसको अपने रिलीजन के खिलाफ मान सकता है. जैसे MF हुसैन के खिलाफ, उनकी एक पेंटिंग के खिलाफ उनके ऊपर IPC 295A यानी कि ये हेट स्पीच का केस लगाया गया था. बिकॉज हेट स्पीच इज़ नॉट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्पोकन, इट इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ रिटन और एनी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. हेट स्पीच कैन बी कंसिडर्ड एज एन एंटी ब्लास्फेमी लॉ, जो ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया. तो ब्रिटिशर्स के अपने देश में एंटी ब्लास्फेमी लॉ था, उन्होंने इसी तरीके का एंटी ब्लास्फेमी लॉ, किसी धर्म के खिलाफ कुछ बातें बोलने को ब्लास्फेमी कहते. तो एंटी ब्लास्फेमी लॉ ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया अंडर सेक्शन 295A ऑफ IPC. लेकिन अब तो ब्रिटिशर्स ने खुद अपने देश में हटा दिया है. मोस्ट ऑफ द लिबरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव डन अवे विद सेक्शन 295A जैसे चीज़ें, ब्लास्फेमी जैसी चीज़ों को. सेक्शन 295A वैसा ही है सेक्शन 124A जैसा, सेडिशन जैसा. इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ limitation over our freedom of speech and expression, and that is why there are many critics who say that this section 295A should be done away. उसके अलावा there are many other provisions also in our IPC and otherwise which regulate such actions of hate speech, and that is why there is no need to have a separate section in order to control हेट स्पीचेज. ऐसे ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू क्रिटिसाइज सेक्शन IPC और सेक्शन 295A ऑफ IPC. क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि आपने सुना ही होगा, मैंने भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया था, बीजेपी के 2 स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, ये सब नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखने से बचिएगा. तो बीजेपी के ये सब स्पोक्स पर्सन जो है दे मेड सम ऑब्जेक्शनेबल कमेंट ऑन प्रॉफेट मोहम्मद, और उसके बाद से दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू IPC 295A. They have been charged with this section 295A of IPC. इस कारण से न्यूज़ में था. Now the third article is about super moon. तो इस तरह के आर्टिकल्स कभी कभार एग्जाम में, ये अखबारों में दिख जाते, तो मैं कवर कर लेता हूँ, विच विल बी मेनली हेल्पफुल फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. मेंस में भी हो सकता है कि आपसे कुछ इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट पूछ लें इन GS पेपर 1 ज्योग्राफी. तो सबसे पहले तो लेट अस अंडरस्टैंड, वैसे अंडरस्टैंड क्या करना है आपको पता ही है, कि रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन एंड मोशन ऑफ मून विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. ये आप पिक्चर तो आपके लिए कोई नई बात तो होगी नहीं. यू नो, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस एज वेल, एट द सेम टाइम मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. सो दिस इज द रिलेटिव मोशन ऑफ मून विथ रिस्पेक्ट टू द सन. अभी कैसा होता है कि जो मून है ये जब अर्थ के अराउंड घूमता है तो ये हर वक्त इक्वल डिस्टेंस बना करके नहीं घूमता है. एट वन पर्टिकुलर लोकेशन इट इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ विच इज़ नोन एज पेरीजी. So when it is closest to the earth, it is known as perigee. At one particular location, it is farthest with the earth, which is known as apogee. When it is closest to the earth, that means when it is in the perigee position, and in that case, if the moon is full moon at any particular location, उस दिन कैसा होता है, moon appears to be bigger, normal 14% bigger than the normal. Natural सी बात है, ये moon जब यहाँ आएगा और यहाँ पे किसी जगह पे जब full moon बन रहा होगा तो वहाँ तो सबसे बड़ा दिखेगा ना वो, when it is here. और जहाँ पे भी फुल मून बनेगा that day, उस जगह पे जहाँ पे फुल मून बना है वहाँ पे the moon will appear bigger than normal, and that moon which appears bigger than normal, that too on a full moon day, is known as super moon. तो यही सुपर मून दिखा है कुछ देशों में, जैसे जर्मनी में, यूएस में, टर्की, चाइना, स्पेन में, क्योंकि ये ऐसा वक्त था अभी है जब मून जो था अभी इस पेरिजी पोजिशन में था, और उसके अलावा इन सब देशों के ऊपर मून का फुल मून बना था. दैट इज़ वाई दिस फुल मून वाज, दिस सुपर मून वाज सीन. सुपर मून अकर्स व्हेन मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट, दैट इज एट पेरिजी, टू द अर्थ. एट द सेम टाइम मून इज फुल. When full moon appears at a perigee, it is brighter and larger than regular full moon, and that is what we get a super moon. The next article is about bull and bear market. This is
एट बेस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। इकोनॉमी में इस तरह का सवाल एपीएससी पहले पूछ चुका है प्रीलिम्स में, तो देखते हैं। देखिए, जब मार्केट गिरता होता है, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट गिरता होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बुल मार्केट। आई एम सो सॉरी, जब मार्केट गिर रहा होता है यानी कि मार्केट खराब परफॉर्म कर रहा होता है, सेंसेक्स नीचे गिरना मतलब खराब परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट, तो उसको हम लोग कहते हैं बियरिश मार्केट। सो बियरिश मार्केट इज व्हेन द मार्केट इज रेसीडिंग। जबकि मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तो वी कॉल इट बुलिश मार्केट। इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल आया था, मैंने सोचा एक बार कवर कर लेता हूँ, मुझे पढ़ के अच्छा लगा। वॉल स्ट्रीट जो यूएस के का जो एक लोकेशन है वॉल स्ट्रीट, जहाँ पे ज़्यादातर उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोकेटेड हैं, तो वॉल स्ट्रीट रेफर्स टू द मोस्ट ऑफ द बैंक्स, हेज फंड, सिक्योरिटी ट्रेडर्स इन अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम। तो वॉल स्ट्रीट के अंदर जो उनके मेन इंडिकेटर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे निफ्टी है या सेंसेक्स है, वैसे उनके यहाँ पे S&P 500, डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है। अगर वॉल स्ट्रीट के ये सब इंडिकेटर्स अगर नीचे गिरने लगते हैं, 20% से ज़्यादा गिर जाते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं कि मार्केट बियरिश हो रहा है। इसको बियरिश इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता है बियर जो है हाइबरनेट करता है, धीरे धीरे सो जाता है। तो मार्केट बियरिश होना मतलब मार्केट अब धीरे धीरे सो रहा है, ख़राब परफॉर्म कर रहा है। जबकि बुल मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट इज़ वेरी एनर्जेटिक, मार्केट इज़ इन चार्ज। प्रीलिम्स में एक बार एपीएससी ने इससे सवाल पूछा था बुलिश एंड बियरिश मार्केट पे, तो आई थिंक आपको पहले से पता ही होगा और इस पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। The next article is about making Northeast a thriving industrial region. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो इस आर्टिकल में बात की गई है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट को थ्राइविंग इंडस्ट्रियल रीजन बनाया जा सकता है। तो इसमें मेनली फोकस रहना चाहिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ जो हैं हमारे यहाँ पे अबंडेंस में हैं, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में हमें फोकस करना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल हब। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में भी दो सेक्टर्स का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बैम्बू एंड रबर का, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया। तो बैम्बू की अगर बातचीत की जाए तो बैम्बू हैज़ ह्यूज पोटेंशियल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि पूरे इंडिया का 2/3 बैम्बू अकेला नॉर्थ ईस्ट में आता है, और नॉर्थ ईस्ट का भी लगभग 23% बैम्बू आसाम में आता है। तो मुद्दा ये है कि आसाम इज़ द लार्जेस्ट बैम्बू प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। और अगर पूरी दुनिया भर में बात की जाए तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू अक्रॉस द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। आसाम के अंदर बैम्बू को डेवलप करने के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी की गई है हाल फिलहाल में, बैम्बू टेक्नोलॉजी पार्क सेटअप किया गया है एट छाया गांव इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट। इट वाज सेटअप इन 2017। बैम्बू को अगर लेकर के बात की जाए तो आप देख चुके हैं कि आसाम इज़ द लार्जेस्ट बैम्बू प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। बैम्बू का मुख्य इस्तेमाल किया जा सकता है अगरबत्ती सेक्टर में, अगरबत्ती बनाने में बैम्बू का इस्तेमाल होता है। अगर हाल फिलहाल में आप देखें तो 90% तक जो अगरबत्ती हैं इट इज़ इम्पोर्टेड इन इंडिया फ्रॉम वियतनाम। सो यू सी व्हाट पोटेंशियल असम हैज़ एज फार एज बैम्बू सेक्टर इज़ कंसर्न। अगर हम वियतनाम की अगरबत्तियों के जगह पे अपने देश में आसाम के बैम्बू का इस्तेमाल करके अगर अगरबत्ती बनाना शुरू कर दे तो यू सी हाउ मच बेनिफिट इट कैन अक्रू टू स्टेट ऑफ आसाम। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद कर सकता है, स्टेट जीडीपी में डेवलप होने में मदद कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे आसाम के अंदर इतने सारे वैरायटी हैं बैम्बू के और इतना ज़्यादा बैम्बू प्रोडक्शन जो होता है उसका हमें फोकस करना चाहिए अगरबत्ती सेक्टर में, उसका डेवलपमेंट करने का, और वियतनाम से इंपोर्ट होने वाली अगरबत्तियों को कम करके अपने देश में अगरबत्ती प्रोडक्शन पे फोकस करना चाहिए। कम से कम इंडिया के अंदर जितनी अगरबत्ती बिके वो आसाम में बनी होनी चाहिए, दैट शुड बी आवर फोकस। उसके अलावा रबर प्रोडक्शन में भी नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी पोटेंशियल है। पूरे दुनिया भर में अगर बात की जाए तो इंडिया चौथे नंबर पे है रबर प्रोडक्शन में आफ्टर थाईलैंड, ब्राज़ील एंड चाइना। अगर इंडिया के अंदर बात की जाए तो केरला इज़ द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट। लेकिन 2019 में नेशनल रबर पॉलिसी लाई गई थी, और नेशनल रबर पॉलिसी में मेनली फोकस अब ये है कि साउथ इंडिया से अब धीरे धीरे रबर का प्रोडक्शन फोकस किया जाए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रबर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे रबर का प्रोडक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बढ़ाया जा रहा है एज़ पर नेशनल रबर पॉलिसी 2019। तो इस कारण से आसाम और बाकी सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रबर प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, एंड दैट में हेल्प इन ओवरऑल ब्रिंगिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, खासकर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उसमें भी रबर और बैम्बू का फोकस ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी त्रिपुरा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। त्रिपुरा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट त्रिपुरा हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज सेकेंड रबर कैपिटल ऑफ इंडिया आफ्टर केरला बाय इंडियन रबर बोर्ड। असम के अंदर उतना ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी त्रिपुरा के बाद नॉर्थ ईस्ट में दूसरे नंबर पे असम ही है एज फार एज रबर प्रोडक्शन इज कंसर्न्ड।
तो इस टॉपिक के बेसिस पे ये 2 प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखे हैं. प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. International Civil Aviation Organization has been set up as per Chicago Convention and ICAO standards supersede primacy of national regulatory. This is wrong. They are secondary to the primacy of national regulatory. So the correct answer is option A, one only. And national pension scheme, the scheme is available only for central government employees. This is wrong. Under it, a mandatory contribution by employee has to be done. This is right. So the correct answer is option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.